students, welcome back in our chapter Human Settlements. And beta, we are locating settlements in different parts of the world. विश्व के विभिन्न भागों में हम क्या कर रहे थे, बस्तियां बना रहे थे या स्थापित कर रहे थे। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या दो तरह की बस्तियां की थी। ठीक है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो एक था आपका रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण बस्तियां, एंड द सेकंड अर्बन सेटलमेंट्स, नगरीय बस्तियां। और हमने ये भी देखा था कि दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएशन या दोनों में अंतर जो है वो कैसे होता है। ठीक है, अगर हम वैसे आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि ये नगरीय है या फिर ये ग्रामीण है एरिया, ठीक है ना, या वो क्षेत्र, तो आप क्या करते हैं, उसके परिवेश को देखकर, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड देखकर, ठीक है ना, वो किस प्रकार का कार्य, मतलब आप देखकर ही बताने की कोशिश करते कि ये तो गाँव है। ठीक है, कि किस तरह का पहनावा है, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, या पशु रखते हैं। ठीक है ना, मकानों की स्थिति है वो किस प्रकार की है। अर्बन एरियाज़ हैं उसको आप देखकर बता देते हो कि ये क्या है, आपका शहर या सिटीज़ हैं। ठीक है ना, मतलब शहरों की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी पता चल जाता है कि आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं या मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती है इन द अर्बन एरियाज़। और रूरल एरिया जो हैं उनके अंदर वो नेचर से जुड़े होते हैं तो वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो क्राइटेरिया लिया था बेटा वो दो लिए थे। फर्स्ट था आपका पॉपुलेशन साइज और नेक्स्ट था आपका ऑक्यूपेशन। अब इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या था, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का क्राइटेरिया जो है, ठीक है ना, अर्बन और रूरल जो है उसको काउंट करने का वो अलग अलग था। ठीक है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम हो सकती है तो उसके लिए अर्बन या रूरल एरियाज़ हैं वो भी अलग अलग होंगे, और किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए जो रूरल एरिया है वो भी लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के अर्बन एरिया से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मेन हम मानेंगे तो वो आपका क्या हुआ, आपका ऑक्यूपेशन। ठीक, अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, बस्तियों को प्रभावित करने वाले तत्व, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो इफेक्ट डालते हैं किस पर, लोकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। बस्तियां हैं वो कहाँ होनी चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है। देखो बेटा, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपके पापा की अगर कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ ट्रांसफ़र होने पर आपको ले जाने से पहले, अपनी फैमिली को ले जाने से पहले आपके पिताजी हैं वो आसपास वाली स्थिति देखते हैं। ठीक है ना, कि उनको कहाँ पर घर लेना है कि इजीली उनकी सारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएं। सबसे पहले वो देखेंगे उनके ऑफिस से कितना दूर हो या उनके ऑफिस के नज़दीक हो। ठीक है ना, फिर वो देखेंगे कि आसपास अच्छा स्कूल भी होना चाहिए कि आप इजीली स्कूल या कॉलेज जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जा सकें। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी है वो फर्स्ट ये देते हैं कि सोसाइटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि दूर भी आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु अगर सोसाइटी बेकार है तो फिर सब कुछ बेकार है। तो इसका मतलब उन्होंने कई चीज़ें जो उनको मद्देनज़र रखा। ठीक है ना, उनको देख कर फिर वो घर लेते हैं। तो बेटा ऐसे ही सेटलमेंट्स के लिए भी हैं, जहाँ बस्तियाँ या बहुत सारे घर बसते हैं तो वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि वो स्थान पर हैं। ठीक है, अगर वो किसी नदी के किनारे तो इसका मतलब उन्होंने किसको दी, वाटर सप्लाई को। ठीक है ना, कि आसपास वाले एरिया से इजीली उन्हें पानी मिल जाएगा, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, बाथिंग के लिए हो, या फिर कुकिंग के लिए हो। ये भी हो सकता है कि वो कोस्टल एरिया के अंदर रहते हो तो यहाँ पर मेन प्रायोरिटी इस चीज़ को भी दे सकते हैं कि हो सकता है फर्टाइल सोइल या फर्टाइल लैंड इजीली अवेलेबल होती है, या फिर वो डिपेंड करते हो किस पर, सी फूड पर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ रहने के पीछे कारण जो है वो उनके क्या है। अगर वो हिली एरियाज़ के अंदर रहते हैं तो क्लाइमेट कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है ना, उसके कारण भी रह सकते हैं, या फिर हो सकता है वो फ्लड प्रोन एरिया हो, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती हो आसपास वाले एरियाज़ के अंदर। तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स, ठीक है ना, दैट अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ सेटलमेंट्स। बहुत सारे कारक हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके लेते हैं। ओके, कम टू द फर्स्ट बेटा, वाटर सप्लाई। देखिए अभी हमने बात की थी, बहुत इजी है, नाम से ही पता चल रहा है, जलापूर्ति। इसका मतलब जहाँ पानी इजीली अवेलेबल होगा, चाहे नदी हो, चाहे नहर हो, या पोंड हो। ठीक है ना, तो बस्तियाँ जो है वो कहाँ होंगी, नदियों के, झीलों के, या झरने जो है, मतलब जहाँ वाटर सोर्स हो उनके पास ही सिचुएट होंगे, या यूँ कह लो उनके पास ही लोकेट करना चाहेंगे, क्योंकि इजीली उनको नहाने धोने के लिए, ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो उनके पानी को इस्तेमाल किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन, फिशिंग, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए नीड फॉर वाटर डायरिव्स पीपल टू सेटल इन अदरवाइज डिसएडवांटेज साइट्स में भी, सच एज आइलैंड सराउंडेड बाई स्वैम्प्स फॉर लो लाइन रिवर बैंक्स, कि जो आपकी पानी की जो आवश्यकता है वो लोगों को असुविधाजनक स्थानों पर भी ले जाती है कई बार, जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित भी करती है। सेकेंडली बेटा, अगर आप पहले जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे जितने भी सिविलाइजेशन
या सभ्यताएं जो है वो आपकी फ्लोरिश हुई थी अलोंग द रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे होने का मेन कारण क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी तो पानी पीना, ठीक है ना। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो ऐसे पीने के लिए पानी भी चाहिए, सिर्फ पीने के लिए नहीं, अदर नेसेसिटीज़ है उनको फुलफिल करने के लिए भी। तो इसलिए पहले तो क्या, उसके किनारे पानी के लिए। सेकेंडली फर्टाइल सोइल इजीली अवेलेबल हो जाती थी, मॉडरेट क्लाइमेट भी होती थी, ठीक है ना। नदियों के पास हमने पढ़ा था ना कि जल देर से गर्म देर से ठंडा होता है, तो ना तो आसपास वाला एरिया बहुत गर्म हो पाता है, मतलब हाई टेम्परेचर, और ना ही बहुत कम हो पाता है। तो इन्हीं रीज़न की वजह से आपके जो सेटलमेंट्स हैं वो आपके लोकेट होती हैं कहाँ पर? नियर द वाटर बॉडीज। कम टू द सेकेंड फैक्टर बेटा, लैंड, भूमि, ठीक है ना। पीपल प्रेफर फर्टाइल लैंड फॉर सेटिंग अप सेटलमेंट्स। अभी हमने बात की थी किसके लिए फर्टाइल लैंड किस चीज़ के लिए चाहिए हमें यहाँ पर? फैसिलिटेट्स एग्रीकल्चर, ठीक है ना। वो किसके लिए? कृषि के लिए। और आपको पता है ऑल अर्ली सेटलमेंट्स वर सेटअप ऑन फर्टाइल सोइल्स ऑफ प्लेन एरियाज। हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे इन यूरोप विलेजेस ग्रीव अप नियर रोलिंग कंट्री अवॉइडिंग सैम्पी एंड लो लाइंग एरियाज। कि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में दलदली और निचली भूमियों में नहीं रहते लोग, बल्कि ढलवा मैदानी भागों में, रोलिंग का मतलब ढलवा मैदानी भागों में बस्तियां बसाई जाती हैं, ठीक है, दलदली की बजाय। अब इसी का अगर अपोजिट लें तो हम क्या करेंगे? साउथ ईस्ट एशिया जो है, ठीक है ना, आपके दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं लो लाइंग रिवर वैलीज में एंड कोस्टल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज या लो लाइंग रिवर वैलीज है, वहाँ पर फर्टाइल सोइल ईजिली अवेलेबल होती है। और किसके लिए? राइस कल्टिवेशन के लिए, मतलब चावल है वो आसानी से वहाँ पर उगाया जा सकता है, कृषि की जा सकती है चावल की। तो दोनों अलग अलग हो गई, मतलब प्रायोरिटी एक कंट्री किसको दे रहा है और दूसरा कंट्री किस चीज़ को दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसका? लैंड का। नाउ बेटा जी, दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर, अपलैंड, उच्च भूमि। इन लो लाइंग रिवर बेसिन्स पीपल प्रेफर टू सेटल ऑन एन अपलैंड सच एज टेरेसिस एंड लेवल्स, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है क्यों? बिकॉज विच आर नॉट प्रोन टू फ्लडिंग सो दैट देर इज़ नो लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग फ्लड्स। कि इन क्षेत्रों में रहने का कारण है वो क्या हो जाता है, क्यों क्या होता है कि बाढ़ के प्रकोप से बचा जाए और जन धन की हानि को रोका जा सके, ठीक है ना। इसलिए निम्न क्षेत्रों में बस्तियों को नदी वेदिकाओं या तटबंधों जैसी उच्च भूमियों पर है वो बसाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर ट्रॉपिकल का भी ले सकते हैं कि इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड देयर हाउसेज ऑन स्टिल्ट नियर मार्शी लैंड, मार्शी मतलब दलदली, स्वाम्पी, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्लड, इंसेक्ट्स एंड एनिमल पेस्ट। बचपन में हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ हाउसेज, तो उसमें स्टिल्ट हाउसेज भी था जो लकड़ियों के ऊपर या उसके ऊपर बनाया जाता था, ठीक है। मतलब बाढ़ जब आए या थोड़ा बहुत जहाँ आती रहती है, जो फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, तो उसके अंदर क्या बाढ़ का पानी उनके घरों में ना जाए, तो वो ऊपर टिके होते हैं, घर नीचे आने के लिए उसके अंदर वो सीढ़ियाँ बनाते हैं। इसके साथ साथ कीड़े मकोड़े वगैरह इनसे भी बचा जा सकता है, क्योंकि बाढ़ जो अपने साथ बहुत सारे पेस्ट या बीमारियाँ उनको भी लेकर आती हैं, इसलिए वो इन स्थानों पर क्या इस तरह के घर बनाते हैं। मतलब दोनों जो है वो अलग अलग एरियाज हो गए, लो लाइंग रिवर बेसिन्स, और नेक्स्ट हो गया इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो यहाँ पर फैक्टर जो है वो क्या अपलैंड हो गया, जो कारक उस पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। इसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो भी एरिया है उस एरिया में घर जो है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, जिनसे वो बनाए जाते हैं, तो इजीली उससे बने होंगे जो आसपास अवेलेबल होते हो। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हम कोल्ड एरियाज़ के अंदर जाएंगे तो कोल्ड एरियाज़ में आप देखोगे कि वहाँ वूल की बहुत वैरायटी मिलेंगी, अलग अलग परिधान मिलेंगे पहनने के लिए, है ना, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे यहाँ भी है, जिस एरिया के अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल ईजिली अवेलेबल होता है लोग उसी को इस्तेमाल करके और घर बनाते हैं। तो यूजुअली ओनली दोज बिल्डिंग मटेरियल आर यूज्ड विच आर लोकली अवेलेबल। सच मटेरियल्स इंक्लूड बेटा स्टोन, वुड, सोइल या रीड, ठीक है ना। रीड मतलब सरकंडे से है कि वहाँ पर पत्थर हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, मिट्टी या सरकंडे जो मिलता है। तो अगर वो हम बात करते हैं कि वन क्षेत्रों की, कि वो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो उनके पास इजीली क्या अवेलेबल हो रही है वहाँ पर? लकड़ी। तो इसका मतलब उनके घर हैं वो किसके? लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है ना। और निर्माण के लिए वो ज़्यादातर क्या लकड़ी का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इसमें आपके जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी हैं। देखिए, इन लोएस्ट एरियाज ऑफ चाइना cave dwelling were important and African savannas building material were mud bricks and the Eskimos in polar region use ice blocks to construct igloos। सबके अलग अलग हो गए ना, कि जो चीन के लोहे क्षेत्र हैं तो निवासी कंदराओं में मकान बनाते हैं, गुफाएं जो होती हैं। अफ्रीका के सवाना प्रदेश हैं तो उसके अंदर लोग हैं वो कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं, मतलब जो इजीली अवेलेबल हो रहा है लोगों को। ऐसे ही अगर हम पोलर एरियाज़ में एस्किमोस की बात करें तो वो इग्लू बनाने के लिए क्या बर्फ़ के टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? बिल्डिंग मटेरियल दैट आर इजीली अवेलेबल इन द सराउंडिंग एरियाज। जो उनको आसपास मिल रहा है वो उसी से ही क्या करते हैं? घर बनाते हैं। यह है आपका बिल्डिंग मटेरियल।
तो बेटा जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट डिफेंस, सुरक्षा। और बेटे ये आपको पता है कि जान है तो जहान है। इट मीन्स डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच डिटरमाइंस द साइट ऑफ ए सेटलमेंट, कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो बस्तियाँ होंगी ना, घर होंगे ना, जीवन होगा। तो इसलिए सुरक्षा जो है वो सबसे ज़रूरी है। इसलिए सुरक्षित जो स्थान है उस पर ही लोग बस्तियाँ बनाना पसंद करते हैं या फिर बनाई जाती हैं। अब वो स्थान, ठीक है ना, जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ठीक है ना, बहुत वार हो या हॉस्टिलिटी मतलब उपद्रव चलते रहते हो, रियट्स हो, दंगे फसाद होते रहते हो, तो लोग ऐसे एरियाज़ के अंदर रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि जान का जोखिम होता है। इसलिए पीपल है वो बेटे प्रेफर करते हैं डिफेंसिव साइट्स सच एज हिल्स एंड आइलैंड्स, ठीक है ना, आर चूजन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वार, हॉस्टिलिटी। ठीक है, जैसे पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो राजा महाराजा दुर्ग बनाते थे, ठीक है ना, सेफ रखने के लिए अपने आप को बहुत ऊंचाई पर रखते थे। दीवारें किले की वो बहुत ऊंची होती थी, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। तो इंडिया में ये दुर्ग जो है या फोर्ट जो है या किले, इसका एग्जाम्पल है कि इन इंडिया मोस्ट फोर्ट्स आर बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड्स और हिल्स, ऊंचाई पर बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही हम नाइजीरिया का ले सकते हैं कि नाइजीरिया अपस्टैंडिंग इंसेलबर्ग्स आर गुड डिफेंसिव साइट्स, की खड़े बड़े बड़े जो इंसेलबर्ग होते हैं वो अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। मतलब अपने आप को सुरक्षा देना पहला है, बाकी चीज़ें हैं वो सब बाद में है। तो इसीलिए लोग वहीं रहेंगे, ठीक है ना, जहाँ उन्हें लगता है कि आसपास वाला एरिया वो ठीक है। अगर वन के पास है तो उन्हें जंगली जानवरों का भय भी होता है, ठीक है, या फिर ऐसे ही हम जो मान रहे कि मानव को मानव से ही भय है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या वार है या हॉस्टिलिटी है। तो डिफेंस जो है ये भी एक क्या है? फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्लान्ड सेटलमेंट्स। ये नियोजित बस्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, वो बस्तियाँ, ठीक है ना, जिन्हें सरकार है वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बनाती है। मीन्स दीज सेटलमेंट्स आर नॉट चूजन बाय विलेजर्स देमसेल्व्स बट आर प्लान्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट्स, जिसे सरकारों द्वारा या सरकार द्वारा बनाया जाता है। लोगों द्वारा स्वयं इनका निर्माण नहीं करते, मतलब ग्रामवासी नहीं करते, ठीक है। इनके जो निवासी हैं, मतलब जो अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है ना, फॉर शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड टू द विलेजर्स। ये सब चीज़ें गांव वाले जो हैं या जो ग्रामीण लोग हैं उनको मुहैया करवाई जाती है। अब बेटे हम इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे द स्कीम ऑफ विलेजाइजेशन इन इथोपिया, ठीक है ना, एंड द कनाल कॉलोनीज इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया। ये जो दोनों हैं ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। इथोपिया में सरकार है उसने ग्रामीणीकरण योजना, और भारत में इंदिरा गांधी जो नया क्षेत्र है राजस्थान में, उसमें नहरी बस्तियों का विकास जो है वो एग्जाम्पल है आपके प्लान्ड सेटलमेंट्स की। मतलब जिसमें पहले से प्लान किया जाता है, गलियां हैं वो कैसे निकलेंगी, मकान है वो किस तरह के होंगे, जैसे हमारी जो कॉलोनीज़ हैं हुड्डा किया ये सब है, तो ये क्या प्लान सेटलमेंट्स कहलाती है। सोच कर बेतरतीब ढंग से नहीं बनाया जाता, तरीके से बनाया जाता है। और एक वो सेटलमेंट्स होती है रूरल एरियाज़ में कि लोग अपने आप घर बना लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें नालियों या फिर आपकी जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ है वो नहीं होती, पानी की निकास की व्यवस्था नहीं होती, तो ये कई प्रॉब्लम्स होती है। प्लान्ड सेटलमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, सब कुछ तरीके से होता है। तो बेटे ये आपके सब क्या थे? फैक्टर्स, ठीक है ना, जो कि आपके जो सेटलमेंट्स हैं इनके लोकेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, कि इनको देखकर ही हम सेटलमेंट्स हैं वो वहाँ पर लोकेट करते हैं। गुड डे बेटे, वी शैल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।